मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएड थर्ड सेमेस्टर का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। ये आपकी कंप्लीट वन शॉट क्लास होने वाली है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है 10 तारीख से पहले पहले। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना 25,000 का टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इधर की साइड कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और कोने में डिस्क्रिप्शन में आपके सामने मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। जब टेलीग्राम के दिए गए लिंक पे आप क्लिक करोगे तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और ये पीडीएफ है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, ये आप वहां पर जाकर फ्री में पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? तो जाओ और जाकर टेलीग्राम चैनल वो जोर से ज्वाइन कर लेना। जैसे ज्वाइन करोगे वहीं पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लिंग, जेंडर, जैविक लिंग और जो लैंगिकता, सेक्सुअलिटी के उदाहरणों में विवेचना कीजिए और इनके बीच में अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तीनों अगर शब्दों को अगर बाहर से देखते हो आप, चाहे जेंडर को देखो, चाहे सेक्स को देखो, चाहे सेक्सुअलिटी को देखो, तो आपके मन में एक जैसी ही आपके सामने अवधारणाएं आएंगी, आपके दिमाग में एक ही परिभाषाएं निकल के आएंगी। लेकिन जब आप अगर इस चीज को ध्यान से, गहराई से या वैज्ञानिक ढंग से अगर आप जब पढ़ते हो तब आपको सभी चीजों को विस्तार से समझने में मदद मिलती। तो इन्हीं की एक एक छोटी छोटी परिभाषाओं को मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाओ। समाजशास्त्र और जेंडर अध्ययन में सेक्स, जेंडर व लैंगिकता को 3 अलग अलग श्रेणियों में समझा जाता है। अगर इस अवधारणा की बात करें, कहां से जेंडर आया है, कहां से सेक्स और कहां से सेक्सुअलिटी आया है, तीनों शब्द वो समाजशास्त्र, वो शास्त्र जिसके अंदर समाज के बारे में अपन पढ़ते हैं। वहीं पर जो लोगों के जो अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, सेक्स एक अपने आप में ग्रुप होता है, जेंडर एक अपने आप में ग्रुप होता है और सेक्सुअलिटी अपने आप में एक आपके सामने समाज का हिस्सा होता है। तो सभी चीजों को समाजशास्त्र के अंदर समझा जाता है और तीनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। अगले वाला पॉइंट होता है जैविक लिंग। जब एक जैविक और प्राकृतिक अवधारणा है, सेक्स क्या होता है आपके सामने, एक जैविक और प्राकृतिक अवधारणा होती है। मनुष्य की शारीरिक संरचनाएं, जननांगों, गुणसूत्रों और हार्मोन के आधार पर तय होती है। देखो, कोई भी व्यक्ति है जब जन्म लेता है तब उसके शरीर के अंदर, उसकी शरीर का जो संरचना होती है उसके आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि यह आपके सामने फीमेल है या फिर मेल है। समझ में आ गया? तो उसके हार्मोन, शरीर की संरचना कैसी है, उसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन कैसे हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम्स कैसे पाए जाते हैं आपके सामने। अगर अपन बात करें जो क्रोमोसोम्स की, बायोलॉजी के अंदर आपके सामने जो आपके हार्मोन होते हैं उसके अंदर डीएनए स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है वो किसका होता है आपके सामने, फीमेल का, और एक्स वाई किसका होता है आपके सामने, मेल का, है ना। तो जो एक्स एक्स और एक्स वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके आधार पे हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है। तो अगर आपसे कोई बात करे जैविक लिंग या सेक्स क्या होता है कोई भी व्यक्ति का, तो मनुष्य की संरचना, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो गुणसूत्र होते हैं उसके आधार पे हम ये सब तय कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति नर या मादा है। समझ में आ गया? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के लिए और एक्स वाई क्रोमोसोम्स है वो मेल के लिए यूज आपके सामने देखने को मिलते हैं। अगले वाला होता है जेंडर। तो अगर छोटे रूप में समझे तो सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म होती है। समझ में आ गया? कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर किस प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, किस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पे हम उसका क्या करते हैं, सेक्स डिस्क्राइब करते हैं। और ये इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होता है, व्यक्तिगत रूप से अलग होता है। एक व्यक्ति का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, चौथे का अलग होगा। होते तो दो ही है, मेल फीमेल, लेकिन इंडिविजुअली होते हैं। दो चीजें होती हैं, इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत, सोशली मतलब सामाजिक रूप से। सामाजिक बात आए वहां पर बहुत बड़े समूह की बात होती है। जहां पर व्यक्तिगत रूप से आती है इंडिविजुअल, वहां एक व्यक्ति की बात होती है। तो आपके सामने जब आप जैविक जो लिंग का निर्धारण करते हो या जेंडर का आपके सामने जो सेक्स का निर्धारण करते हो, वो इंडिविजुअल, एक एक व्यक्तित्व का, एक व्यक्ति का निर्धारण होता है। इसके आधार पर आपको समझना है। अगले वाले की बात करें जेंडर। जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। देखो अच्छा पॉइंट है, क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा। सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा की बात हो तो समझना कि सामूहिक रूप से वो चीज होगी, उसमें किसी झुंड का, किसी लोगों के बहुत बड़े समूह की बात की जाएगी, है ना।
भाई आप आपके सामने क्लास में 10 बच्चे हो, मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, तो आप कह सकते हो भाई ये जेंडर, ये सारा जेंडर किसका, भाई मेल का, और ये कौन सा है, फीमेल जेंडर। समझ में आ गया? तो वो आपके सामने एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा होती है। समाज तय करता है पुरुष व स्त्री को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। समझ में आ गया? बोलने के तरीके में देखो, लड़का क्या बोलेगा, मैं खाता हूं, ता हूं, है ना, और लड़की क्या बोलेगी, मैं खाती हूं। अब बंगाल की बात मत करना, वहां पे लड़का लड़की सेम बोलते हैं, है ना, लड़की जैसे लड़का बोलेगा खाती। लेकिन अपन राजस्थान की बात करें तो यहाँ के हिसाब से समझे तो मैं खाना खाती हूं, है ना, मैं कपड़े पहनती हूं। लड़कियों के जो फीमेल होती हैं उनके आपके सामने पहनावा अलग होगा, लड़कों का अलग होगा, है ना, उनके व्यवहार करने का लड़कियों का अलग होगा, लड़कों का अलग होगा। तो जो समाज के द्वारा पूरे समूह है, जो पूरे के पूरे पुरुष समूह है, उसके मुख्यतः आपके सामने किस तरीके से व्यवहार करने का, खान पान का, रहन सहन का जो तरीका है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, समाज के द्वारा तय किया जाता है। और वो तय करते हैं कि ये पुरुष है, इस हिसाब से व्यवहार करता है तो ये पुरुष है, और ये आपके हिसाब से स्त्री है। और कोई भी जेंडर, कोई भी व्यक्ति का जेंडर तय करने में किसका योगदान होता है, भाई आपके सामने समाज का योगदान होता है। यह उसकी मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी और स्त्रीत्व, फेमिनिटी के मापदंडों पर आधारित होता है। जेंडर समय और संस्कृति के साथ बदलते रहते हैं। जेंडर, पहले होमोसेक्सुअलिटी को आपके सामने जो थर्ड जेंडर थी उसको कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन आज के समय समाज में मान्यता दी जाती है। तो समय के साथ जो मापदंड है वो बदलते रहते हैं। लैंगिकता, जैसे आप समझते हो कि भाई लड़के रो नहीं सकते, ये मुख्यतः अगर जहां पर रोने से संबंधित बात आई तो उस इंसान को किससे जोड़ दिया जाता, भाई स्त्रियों से या महिलाओं से जोड़ दिया जाता, चाहे पुरुष हो, लेकिन अगर रोता हुआ दिखाई दे तो भाई आप उसको किससे जोड़ दोगे, महिलाओं से जोड़ दोगे। स्टीरियोटाइप है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है ना, कि भाई तुम तो लड़की जैसा व्यवहार कर रहे हो, देखने को मिलता है ना। तो यही उसके जेंडर को डिफाइन करने की चीजें होती है। लैंगिकता, एक व्यक्ति की यौन पहचान, इच्छाओं और आकर्षण शारीरिक भावनात्मक रूप से संबंधित होती हैं। ये किसी व्यक्ति के प्रति उसके झुकाव के ऊपर संबंधित होती हैं। अब लैंगिकता अलग चीज होती है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी पहचान कैसी है, उसकी इच्छाएं और कोई किस व्यक्ति की तरफ है, उसको उसकी सेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। समय के साथ बदलते हुए मापदंडों में ये चीजें भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं भी आपके सामने। अंतर संबंध की बात करें, इन तीनों चीजों में बीच में गहरा संबंध होता है। अक्सर हम समझ सेक्स के आधार पर जेंडर की भूमिकाएं थोप देते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स क्या होता है, मेल व फीमेल। कौन इंडिविजुअली, आपके हार्मोन कैसे हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका जो बायोलॉजिकल तरीके से आपको डिफाइन किया जाता है मेल व फीमेल, वो सेक्स होता है। जेंडर क्या, जहां पर समाज आपको ये बताए कि आप पुरुष हो या आपके सामने महिला हो, वो जेंडर। समझ में आ गया? और जो सेक्सुअलिटी होती है, लैंगिकता क्या होती है, आपका खुद का दूसरे विपरीत जो लोग होते हैं उनके प्रति आपका कैसा व्यवहार है, आपका किस प्रकार का आकर्षण है, उसको विषम लैंगिकता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट, भाई काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है तीनों के तीनों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पितृसत्ता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। संसाधन, शक्ति और अवसरों के वितरण में पितृसत्तात्मक संरचना किस प्रकार से समानता उत्पन्न करती है। पैट्रियार्की क्या होती है, पितृसत्तात्मक क्या होती है। पितृसत्तात्मक अर्थ होता है पिता का शासन। देखो नाम से आपको पता चल रहा हो, कोई भी चीज को पढ़ने से पहले उसको तोड़ दो थोड़ा। पितृप्रसत्ता मतलब पितृ मतलब पिताजी, और पिताजी क्या है, मेल है। तो ऐसा समाज जहां पर किसकी बात की जाए, पुरुषों को महिलाओं से अधिक शक्तिशाली, अधिक अधिकार और विशेष अधिकार जहां पर प्राप्त हो, उसी को क्या कहा जाता है, पितृसत्तात्मक घर के नाम से जाना जाता है। भाई जिस घर का मुखिया आपके सामने पुरुष हो, वो पितृसत्तात्मक है। और हमारा भारत देश में अधिकतर जो आपके सामने जगह है, वहां पर पितृसत्तात्मक आपके सामने अवधारणाएं देखने को मिलती है। वह शादी करने के बाद में लड़के के घर जाती है, पितृसत्तात्मक समाज की पहचान है। लड़कों को आपके सामने काफी जगह का काम में ज्यादा पैसा और ज्यादा महत्व दिया जाता है, पितृसत्तात्मकता की पहचान है। घर पे पिताजी की, आप घर पे आपके सामने पुरुष की ज्यादा चलती है, पितृसत्तात्मक समाज की पहचान है। समझ में आ गया? तो ऐसी चीजें, और जहां पर भाई कोई भी समाज के अंदर लड़के का होना, यह चीज माना जाता है कि भाई आपके सामने वंश व परंपरा है वो आगे बढ़ेगी, अगर घर में लड़का नहीं होगा तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पितृसत्तात्मक सोच की पहचान है। भारत में ऐसे राज्य भी हैं जहां पर महिलाएं आपको
मात्र सत्तात्मक राज्य भी देखने को मिलते हैं। मेघालय उसका एक उदाहरण है, जहां पर महिलाएं आपको काम करती हुई दिख जाती हैं अक्सर। समझ में आ गया? दुकान पर जाओ, जैसे अपन कोई भी दुकान पर जाओगे, पुरुष देखने को मिलेगा राजस्थान में, उत्तर भारत में, वहां पर महिला देखने को मिलेगी, लड़का लड़की के घर पे जाता है वहां पर। समझ में आ गया आपको? जहां पर भाई आज अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है, कोई भी घर है उसमें अगर जो जितनी भी संपत्ति होती है उसमें देखो कानूनी रूप से अधिकार किसको है, महिला और पुरुष दोनों को होता है, लेकिन अधिकतर संपत्ति किसके नाम कर दी जाती है, लड़कों के नाम कर दी जाती है। मेघालय में ऐसा नहीं है, वहां पर जो संपत्ति होगी वो भी स्त्री के नाम पर होगी, महिला के नाम पर होगी। तो इस प्रकार के समाज को मात्र सत्तात्मक समाज के नाम से जाना जाता है। और पितर समाज सत्तात्मक समाज समझने की जरूरत नहीं है, राजस्थान एक पितर समाज सत्तात्मक समाज है। समानता असमानता का क्षेत्र, संसाधनों का वितरण, पितर सत्तात्मक संरचना में संपत्ति और आर्थिक संसाधनों पर पुरुष को प्राथमिक नियंत्रण होता है। भाई सीधी सीधी बात है, घर में की चलेगी, पिताजी की चलेगी। समझ में आ गई? पितर सत्तात्मक राज्य में राज्य होता है या जगह होती है, वहां पर किसकी चलती है, पिताजी की। वहां चाहे संपत्ति हो चाहे धन दौलत हो, वो लगभग पुरुष के हाथों में ही रहती है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को पैतृक संपत्ति से वंचित रखा गया है। आज भी श्रम बाजार में महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन मिलता है। आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं को आपके सामने काम करोगे, मजदूरी करने जाते हैं, पुरुषों को 500 रुपए दिए जाएंगे, महिलाओं को 400 रुपए दिए जाएंगे। काम उतना ही कर रहे हैं, उतने ही घंटे, लेकिन कम दिए जाते हैं और महिलाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा जाता है। शक्ति का वितरण, निर्णय लेने की शक्ति चाहे परिवार में हो या राजनीति में पुरुषों के पास अधिक होता है। भाई अपन देखते हैं राजनीति में महिलाएं चुनाव जीतकर तो आ जाती हैं, उनके नाम पर वोट ले लिया जाता है। भाई सीट का बंटवारे में आपके सामने महिलाओं को सीटें बांटी जाती हैं, तो महिलाएं चुनाव जीतकर तो आ जाती हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि उनके जो पिता हो गए या उनके पति हो गए, वही आपके सामने अधिकतर क्या लेते हैं, फैसले लेते हैं। संसद, कॉर्पोरेट बोर्ड और धार्मिक संस्थाओं में भी पुरुषों का सर्वोच्च इसी संरचना का उदाहरण है। अगले वाला पॉइंट है अवसरों का वितरण। शिक्षा और कैरियर के चुनाव में पितर सत्ता बाधा उत्पन्न करती है। क्या होता है, शिक्षा और कैरियर में आपके सामने पितर सत्तात्मक होती है, वहां पर बाधा उत्पन्न होती है। भाई राजस्थान की बात करें तो झुन्नू क्षेत्र तो काफी विकसित है, लेकिन उसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र मान लो वो पूरा विकसित है, लेकिन उसके बाहर काफी ऐसे जिले होते हैं जहां पर आपके सामने महिलाओं को आपके सामने क्या होता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। अक्सर लड़कियों को लड़कों के बराबर शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छी पत्नियां मां बनने में मदद करें, जबकि लड़के कैरियर और तकनीकी क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाता है। सीधी सीधी बात है, महिलाओं को एक कहा जाता है कि भाई आपको तो शादी करके दूसरे घर पे जाना ही है, तो आपको तो क्या करोगे भाई, एक अच्छी मां के रूप में घर को संभालने का आपका काम है, और आपके सामने क्या है, एक अच्छी पत्नी के रूप में देखा जाता है, बल्कि कैरियर में उनको मौका नहीं दिया जाता। धीरे धीरे समाज में चीजें बदल रही हैं और भी बदल जाएंगी। पितर सत्ता न केवल महिलाओं को शोषण करती है, बल्कि पुरुषों पर भी कठोर होने का दबाव डालती है। जो पितर सत्तात्मक समाज है वो सिर्फ महिलाओं पर ही दबाव नहीं है, बल्कि पुरुषों को भी उनकी मजबूत होने पर जोर देता है कि आपको कठोर होना चाहिए। आपको क्या है, अपना जो समाज है वो इस चीज पे जोर देता है कि भाई पुरुष है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो सकते। अगले वाला है नारीवाद की अवधारणा का विवेचना कीजिए तथा लैंगिक पूर्वाग्रहों, जेंडर बायसनेस व जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करने की भूमिका को बताइए। क्या होता है नारीवाद? नारीवाद की बात करें, फेमिनिज्म की, एक सामाजिक और राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है। नारीवाद क्या भाई आपके सामने, नारीवाद समाज में बदलाव के लिए राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन, मतलब ऐसा समाज जहां पर महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा मिले, कैरियर में ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले, महिलाओं को ज्यादा अवसर प्रदान किए जाएं, उनको पुरुषों के बराबर या उनसे अधिक मौके मिले, उसी को नारीवाद के नाम से जाना जाता है। ऐसा समाज जहां पर महिलाएं क्या रहे, समान अधिकार मिले, पुरुष पढ़ने के लिए जाते हैं, महिलाएं पढ़ने के जाएं, घर में संपत्ति में अधिकार पुरुषों को भी मिले, महिलाओं को भी मिले, है ना, और अवसर मिले, पढ़ाई करने का अवसर हो गया, नौकरी करने का अवसर हो गया, समाज में आगे बढ़ने का अवसर हो गया, राजनीति में भाग लेने का अवसर हो गया, सबके सब बराबरी के अवसर मिलने चाहिए, और सामाजिक रूप से अवसर है वो भी, सुरक्षा भी मिलने चाहिए। नारीवाद का एक पहचान है, वो पुरुषों का विरोध नहीं करती है, बल्कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करती है। अंतर है दोनों में। पुरुष होना आपके लिए विरोध, मतलब अगर आप पुरुष हो, उस चीज का विरोध नहीं है। विरोध इस चीज का है कि आप पुरुष होते हुए पितृ सत्तात्मक व्यवहार को मानते हो कि भाई महिलाओं को तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, बराबर वेतन नहीं मिलना चाहिए, इस चीज का विरोध करती है। बल्कि आपका जो पुरुष होने का विरोध नहीं होता, भाई आप अपनी विचारधारा से जो स्टीरियोटाइप है
अब जो कठोरता ले रखा आपने महिलाओं के प्रति, जो पुरानी विचारधारा है उसको त्याग करके आप नई विचारधारा की तरफ आगे बढ़िए। ये नारीवाद की बात करता है, जहां पर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार होते हैं। यह मानता है कि जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव अन्यायपूर्ण है। ये इस चीज को बताता है कि महिला और पुरुष होने के आधार पर अगर कोई भी भेदभाव किया जाता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप को समाप्त करने में क्या भूमिका है? लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बाइसनेस। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी एक जेंडर के प्रति झुकाव रखना, अक्सर पुरुषों के पक्ष में। देखो अक्सर क्या होता है समाज में, वंश बढ़ाने के लिए वंश बढ़ाएगा तो कौन? लड़का। घर में लड़का होना जरूरी है। घर से बाहर काम करने जाएगा कौन? लड़का। लड़का होना जरूरी है। समाज में और कोई काम होगा बाहर जाकर करे कौन? लड़का। तो ये जो सोच है इस चीज से बाहर निकलना है। शिक्षा, घर संभालने की जिम्मेदारी और आपके सामने संपत्ति, कोई भी अधिकार वो महिलाएं हैं वो भी आपके सामने पुरुषों के बराबर कर सके, वो नारीवाद की बात करता है। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जहां पर आपके सामने सब सारे काम, ये सोच, लैंगिक पूर्वाग्रह यही है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती है। समझ में आ गया? यह कार्य स्थलों पर ग्लास सीलिंग, महिलाओं को उच्च पदों पर न पहुंचने देने को तोड़ने की बात करता है। नारीवाद किसकी बात करती है? काफी बार क्या होता है महिलाओं को मान लिया जाता है कि ये काम तो महिला कर ही नहीं पाएंगे, सेना में नहीं जा पाएंगे, ऐसी सोच होती है काफी लोगों की। ड्राइवर का काम नहीं कर सकती हैं, ये पायलट होने का काम नहीं कर सकती, इस प्रकार की सोच होती है। तो ये सोच गलत है भाई। समझ में आ गया? इन सब चीजों को तोड़ने के लिए कि महिलाएं भी उच्च पदों पर जा सकती हैं और बेहतर काम कर सकती हैं, इसी चीज को ग्लास सीलिंग के नाम से जाना जाता है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह तोड़ने का काम कौन करती है? नारीवाद। जेंडर स्टीरियोटाइप, समाज में कुछ छवियां गढ़ दी गई है, लड़के रोते नहीं है या लड़कियां गणित में कमजोर होते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? समाज में अक्सर अफवाह देखने मिला है ना कि भाई लड़के ना रोए को नहीं, लड़कियां तो अक्सर गणित में कमजोर होती हैं, वो रटती ज्यादा है, इस प्रकार की चीजें होती है ना, ये स्टीरियोटाइप होती है। स्टीरियोटाइप क्यों? अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, इस प्रकार की चीजें होती हैं। उसको किसके नाम से जाना जाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप के नाम से जाना जाता है। और ये चीजें वास्तविकता में गलत होती हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। महिलाएं भी गणित में कमजोर होती है, लड़के भी रोते हैं। समझ में आ गया आपको? नारीवाद ने चेतना जगाई कि निजी जीवन भी राजनीतिक है। इसमें घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, समान वेतन व संपत्ति का अधिकार दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। नारीवाद ने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि महिलाएं भी पुरुष के बराबर काम कर सकती हैं। घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाने पर, समान वेतन पर जोर दिया गया और इस प्रकार के जितने भी स्टीरियोटाइप उनको खत्म करने की बात की गई। तो बच्चों ये थी आपकी यूनिट फर्स्ट। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें अगले वाला प्रश्न है, परिवार एवं विद्यालय में लैंगिक समाजीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। यह प्रक्रिया स्त्री पुरुष की पहचान को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में बताइए। परिवार व विद्यालय में लैंगिक समाजीकरण होना मतलब महिला व पुरुषों को बराबर अधिकार मिले। और यह चीज अगर आप परिवार में डालोगे, देखो आपके घर में ना आप अपने बच्चों को समझाते हो कि बच्चा कि भाई आपकी बेटी है या आपका बेटा है, दोनों को बराबर शिक्षा दोगे, बराबर ये बताओगे कि भाई ये कर सकता वो तुम भी कर सकती हो, तो वहीं से नींव पड़ती है। और काफी बच्चे भाई घर वाले इतने शिक्षित नहीं होते हैं, तो ये चीज आप स्कूल में भी डाल सकते हो। ये सब्जेक्ट आपके लिए सिर्फ पढ़ने के लिए, पेपर में बीएड में 90% लाने के लिए को नहीं, थोड़ा बहुत ये सब विचारधारा को आप अपने इस बुद्धि में भी डालना और कोशिश करना खुद में बदलाव ला सको। समझ में आ गया? वरना तो जीवन में बस सिर्फ पढ़ते रहो और डिग्रियां लेते रहो और वही बातें जो आप करते आ रहे थे वही करते रहोगे। पढ़ रहे हो जीवन में तो सिर्फ इसीलिए मत पढ़ो कि मेरे पास डिग्री आ जाएंगी, इसीलिए भी पढ़ो थोड़ा मेरे को समझ आए। वैसे तो आप सभी टीचर हो भाई, हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हो मेरे उम्र में बढ़ाई होते हैं, अधिकतर तो है ना 70-80% मेरे बढ़ाई होते, लेकिन फिर भी जो मेरे समझ में आती है वो चीज मैं आपको बता सकता हूं। ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता है, आप किसी को से भी सीख सकते हो जीवन में। लैंगिक समाजीकरण की बात करें, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चा समाज में प्रचलित स्त्री व पुरुष की भूमिकाओं को सीखता है। परिवार और विद्यालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। समाजीकरण क्या होता है? लैंगिक समाजीकरण क्या होता है? अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझाता हूं आपको। जब आप छोटे बच्चे थे, है ना, जब आप 2-3 साल के थे, आपके लिए आपकी जो आपके पापा और आपके मम्मी दोनों का एक जैसा काम था। कभी आपको 3 साल के को कभी पता था कि मम्मी घर का काम करेगी या मम्मी आपके सामने पापा बाहर कमाने देंगे, कभी आपका सोचा है ना? लेकिन जब आप 10 साल के 12 साल के तब आपको ये चीज पता चल गई थी।
तो आप जब वो उम्र, वो समझ जब आपके अंदर पैदा हो कि पुरुष का क्या काम होता है और महिलाओं को क्या काम होता है, उसी को क्या कहा जाता है, लैंगिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। और आपने कैसे सीखा होगा भाई ये सब चीजें? आपके माता पिता ने आपको बताया होगा, पापा को आप काम पर जाते हुए देखा होगा, है ना भाई। आप काफी लोगों की तो मदर भी कमाने जाती है भाई, ऐसी बात नहीं होती, लेकिन आपके मम्मी को आपने घर पर आते हुए काम करते हुए देखा हो, तब आपको समझ आई होगी जीवन में पहली बार। तो यही चीजें हैं, समाज हमें जब पहली बार यह समझ देकर देता है कि एक स्त्री और पुरुष है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी समाज में क्या भूमिका है, उसी को लैंगिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें परिवार और विद्यालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। परिवार वो पहली सीढ़ी होती है जो आपको ये समझाती है कि आप स्त्री होने के क्या कार्य हैं, पुरुष होने के कार्य क्या कार्य, और उसके बाद में आप विद्यालय में जाते हो, वो आपको इस बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान करवाता है, चाहे किताबी ज्ञान से, चाहे अपने पीयर ग्रुप से, आपके आसपास के बच्चों से आप इन सब चीजों को समझते हो, है ना। लड़के हो तो आपकी ड्रेस अलग होगी, आपकी लाइन अलग होगी, बोलने का तरीका अलग होगा, है ना, आपको बिहेव करने का तरीका अलग होगा। ये सब चीजें आप कहां से सीखते हो? समाज, विद्यालय और स्कूल से सीखते हो। इसी को लैंगिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। परिवार में समाजीकरण, परिवार समाजीकरण की पहली इकाई है। जन्म के साथ ही बच्चे को दिए जाने वाले खिलौने, लड़कों के लिए कार, बंदूक, और लड़कियों के लिए गुड़िया, रसोई और सेट। देखो यही पर अंतर आ जाता है। जब छोटा बच्चा होता है, आप भी कभी खेले होंगे भाई, गुड्डा गुड्डी का खेल खेला होगा आपने, तो लड़कियों को अक्सर क्या दिया जाता है? गुड़िया दे दी, स्कूल का रसोई का सेट दे दिया। तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? कि आपको घर पे काम करना है ना। और लड़के को कार, बंदूक और इन सब की चीजें दी गई, जिससे क्या समझ में आया कि आपको बाहर जाकर गाड़ी चलानी है, बंदूक चलानी, मतलब आर्मी में जाना, इस प्रकार की चीजें आपको समझाएगी। तो यहीं से अंतर आपको पढ़ना शुरू हो जाता है। कपड़ों के रंग, लड़कों के लिए नीला, लड़कियों के लिए गुलाबी। तो ये भी स्टीरियोटाइप चलता है, लड़कियों के लिए गुलाबी रंग, लड़कों के लिए नीला, इस प्रकार के रंग। जेंडर बोध का आकार देते हैं, माता पिता का व्यवहार, काम का बांटना भी आपका ये सब चीजें दिखाता है। तो आप यहां से क्या समझ रहे हो कि परिवार किस तरीके से आपको स्त्री व पुरुष होने की भूमिका को समझाता है? समझ में आ गया? आपको ये सब चीजें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद से भी कर दोगे पॉइंट। विद्यालय में समाजीकरण, विद्यालय में छुपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। शिक्षकों को लड़कों को शारीरिक श्रम में नेतृत्व के कार्य को चुनता है, लड़कियों को सजावट व सांस्कृतिक कार्य के लिए चुनता है। और यही लैंगिक भेदभाव होता है। लड़कों को कैसे काम देंगे भाई? जाओ बाहर से, अगर कोई कार्यक्रम हो तो क्या कहोगे? जाओ बाहर से, आपके सामने कोई भी व्यवस्था है, कुर्सी लगाओ, टेंट को काम सही करो, यहाँ पे स्टेज लगाओ, बाहर से कोई अगर आपको कोई चीज लेके आनी है, लड़का खरीद कर लेके आएगा, है ना। मंच पर बोलना हो, इस प्रकार की चीजें। लड़कियों को क्या? रंगोली बनाओ, टेंट को सजाना, संगीत के कार्यक्रम में कौन भाग लेगा, इस प्रकार की चीजें कौन देखता है? आपके सामने लड़कियां देखती हैं। ये छोटी छोटी ही चीजें आपको समाज में पहली बार महसूस कराते हैं कि आप लड़की हो, आप ये काम करोगे, आप लड़के हो, आप ये काम करोगे। समझ में आ गया? इसी को लैंगिक जो समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रभाव की बात करें, यह सब प्रक्रिया स्त्री पुरुष की पहचान को गहराई से प्रभावित करती है। आपके अंदर यह पहचान बना दी जाती है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप ये काम करोगे, ये नहीं करोगे। पुरुष अपनी पहचान शक्ति, कठोरता और कमाने के रूप में विकसित करते हैं। क्या करते हैं? पुरुष की क्या पहचान होती है? वो कठोर होते हैं, उनको बाहर जाना है, कमाना है, आपको इमोशनल नहीं होना, इमोशनली रूप से स्ट्रांग होना है, पूरे घर को संभालना है। ये सब लड़कों में स्टीरियोटाइप डाल दिए जाते हैं। स्त्रियों को अपनी पहचान कोमलता व देखभाल वाली बनानी पड़ती है। अगले पॉइंट की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, साहित्यिक व मीडिया में स्त्रियों के प्रति प्रचलित रूढ़ियां, धारणाओं को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या बताना आपको? मीडिया में और साहित्य में किस तरीके से स्त्री पुरुष के प्रति वो स्टीरियोटाइप, वो रूढ़ियां चलाई गई, जिससे उन दोनों में भेदभाव साफ नजर आया। साहित्य और मीडिया समाज का दर्पण होते हैं। चाहे साहित्य की बात करें, चाहे मीडिया होती है, वो समाज की वास्तविकता दिखाने का काम करते हैं। लेकिन अक्सर वे स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी धारणाओं को भी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए उनके प्रति जो रूढ़ियां होती हैं, रूढ़िवादिता होता है, उसको भी बढ़ाने का काम करती हैं, स्टीरियोटाइप को भी बढ़ाने का काम करती हैं, है ना। महिलाओं का यही काम होगा।
कमजोर दिखाने का काम हो गया। महिलाओं को अक्सर देखो, साहित्य कोई भी पढ़ लो, स्त्रियों के हमेशा सौंदर्य की प्रशंसा की गई। कदे देखोगे, कदे युद्ध का मैदान की बात करी गई, कदे महिला की, कोई एक आध महिला मिल जाए तो मिल जाए, बहुत कम। झांसी की रानी भैया एक उदाहरण रही अपने सापेक्ष में, वो आड़ी की रानी राजस्थान में रही, लेकिन वो एक अपवाद स्वरूप ही मिलेंगे आपको, समझ में आ गया। बहुत कम, पुरुष 100 है तो महिलाओं की कहानी 5-10 मात्र मिलती है आपको। तो साहित्य ने यही चीज प्रदर्शित की कि पुरुषों का क्या काम है, महिलाओं का क्या काम है, पुरुषों का क्या काम है और महिलाओं का क्या काम है। साहित्य में चित्रण, पारंपरिक साहित्य में स्त्री को अक्सर 2 रूपों में देखा गया। साहित्य में किस तरीके से देखा गया स्त्री को, देवी या उल्टा। उसे या तो अत्यधिक त्याग करने वाली मां या पत्नी के रूप में महामंडित किया गया, या पुरुषों के पतन के कारण के रूप में, मतलब महिलाओं को क्या तो समाज का शोषित वर्ग के रूप में दिखाया गया, या फिर एक पत्नी के रूप में या मां के रूप में जो एक भूमिका निभा रही। स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व की और बौद्धिक क्षमताओं को अक्सर उपेक्षित किया गया कि एक महिला है। हमारे वैदिक धर्म में काफी ऐसी महिलाओं का नाम आता है जो पुरुषों के बराबर बैठकर शास्त्रार्थ करती थी, शिक्षा में बढ़ावा लेती थी। महिलाओं को भी ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल का जो आपके सामने जो ऋग्वैदिक काल होता है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार था, महिलाएं पढ़ाई करती थी। ये तो मध्य काल में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई, समझ में आ गया। तो हमारे साहित्य ने भी क्या किया, महिलाओं पर वो कुछ रूढ़ियों को थोपने का काम किया। कभी महिलाओं को खुद को सशक्त नहीं दिखाया गया, उनको अक्सर पत्नी, प्रेमिका या मां के रूप में ही अक्सर प्रचलित किया गया। मीडिया की क्या भूमिका होती है, विज्ञापन अक्सर स्त्री को घरेलू उत्पाद को सर्फ मसाले से जोड़कर केवल घरेलू तक सीमित रखा गया। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का आपके सामने ऐड देख लो, किसको दिखाएंगे, स्त्री को दिखाएंगे। फेयर एंड हैंडसम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, उस वहां पर लड़का दिखेगा क्योंकि क्रीम ही लड़कों के लिए है ना, लेकिन अक्सर 90% तक आपके सामने कोई प्रोडक्ट आएगा ब्यूटी का, लड़कियों को दिखाया जाता है। समझ में आ गया। कोई भी मसाले का ऐड हो गया, कोई भी कपड़ों का ऐड हो गया, अधिकतर उन्हीं को दिखाया जाता है। समझ में आ गया। घरेलू काम से संबंधित कोई भी आएगा तो उन्हीं को दिखाया जाएगा। फिल्मों में आइटम नंबर्स के माध्यम से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया। भाई महिलाओं को अलग अलग तरीके से सिर्फ एक उनका रोल है वो एक सीमित कर दिया गया। लोकप्रिय टीवी सीरियल में अच्छी बहू या बुरी औरत के लिए बाइनरी चित्रण किया गया। और आप देख लो जो आपके सामने आपके जितने भी जो टीवी सीरियल होते हैं उनमें महिलाओं को किस रूप में दिखाया जाता है, बहू के रूप में, और उनका क्या कार्य होता है। समझ में आ गया। एक तो बहू के अच्छी बहू है या फिर कोई बुरी औरत है, उनको कभी भी एक अच्छी महिला के रूप में जो समाज का नेतृत्व कर रही है, इस प्रकार के नाटकों के रूप में कभी प्रदर्शित किया ही नहीं गया। उनको सिर्फ घरेलू कार्य तक सीमित रखा गया। हालांकि वर्तमान में नारीवाद साहित्य और समानांतर सिनेमा की भी इन सब अवधारणाओं को क्या दे रहा है, चुनौती दे रहा है। आज के समय ऐसी मूवी बन रही है जिसमें महिलाओं को क्या भाई बराबरी का हक दिया जा रहा है, और साहित्य में भी महिलाओं को बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने उनकी सफलताओं को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया गया है। लिंग का गरीबी, वर्ग व जाति व धर्म के साथ अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज में के लिए एक उपयुक्त उदाहरण देना है। क्या करना है, कोई भी लिंग के आधार पे आपको गरीबी, वर्ग व जाति व धर्म के आधार पे अंतर संबंध स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जेंडर का मुद्दा अकेला केवल मुद्दा नहीं बल्कि अंतर विभाजित इंटर सोशियलिटी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ होता है कि स्त्री की स्थिति उसकी जाति, वर्ग व धर्म के आधार पर तय होती है। जेंडर का सिर्फ अर्थ यही नहीं है कि आप महिला पुरुष हो, ये इस चीज से भी मायने रखता है। भाई उच्च घर की महिला आपके सामने, अच्छे गरीब एक महिला है, अच्छे सोशल स्टेटस वाले घर से आती है, उसको देखने का नजरिया, और एक गरीब घर की महिला जो अक्सर काम पर जाती है उसको देखने का नजरिया समाज का दोनों का अलग अलग होता है। भाई आप खुद के अपने विचार में देख लेना। अगर आप पुरुष हो तो आप सोचना, आपके सोचने के तरीके में अंतर मिलेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है कि गरीबी, वर्ग और जाति भी इस चीज को निर्धारित करती है कि आपका जेंडर है उसके बारे में कैसी विचारधारा लोगों के द्वारा रखी जाएगी। लिंग और गरीबी वर्ग, गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, जिसे गरीबी महिला कांड के नाम से जाना जाता है। कुछ वर्गीय स्त्री की तुलना में गरीब महिला से अधिक शोषण व कुपोषण का शिकार होती है। भाई होगी ही, घर पे गरीब महिला है, खाने के लिए उतना नहीं मिलेगा, संघर्ष रहेगा, बाहर काम करने के लिए जाएगी, है ना, लोगों को शोषण करने का दृष्टिकोण होगा। तो यही है, एक महिला पर आपके सामने अगर अच्छी सोशल स्टेटस वाली महिला है, आसानी से लोग उनके बारे में जो गलत विचार सोच भी नहीं पाते।
तो यही चीज है, आपका किस वर्ग से आते हो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिंग और जाति। भारतीय समाज में दलित महिलाओं की स्थिति तीव्र शोषण वाली होती है। अगर दलित महिलाओं की शोषण की बात करें तो भारतीय समाज में साहित्य में भी देखने को मिलता है और सामाजिक रूप से आपके सामने ये चीजें देखने को मिली है। एक महिला के होने के नाते, गरीब होने के नाते और एक अछूत होने के नाते, तीनों के तरीके से आपके सामने एक महिलाओं को शोषित किया गया जब वो दलित थी। भाई गरीब है एक तो, दलित है तो, दूसरी बात समाज में निचले वर्ग से आते हैं और एक महिला भी है, तो तीनों तरफ से उनका तिहरा शोषण देखने को मिलता है। जाति में जन्म लेने के नाते उच्च जाति के पुरुषों द्वारा दलित महिलाओं के हिंसा अक्सर देखने को मिलती थी आपके सामने। ये भी लिंग और धर्म। धर्म अक्सर जेंडर की भूमिकाओं को पवित्रता और परंपराओं के नाम पर परिभाषित करता है। जेंडर क्या करता है भाई, आपके सामने जो परंपराएं होती हैं और पवित्रता होती है उसके नाम पर परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए सबरीमाला मंदिर विवाद या 3 तलाक का मुद्दा दिखाता है कि किस प्रकार धार्मिक व्याख्याताएं महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। भाई सबरीमाला के मंदिर में जो महिलाएं होती हैं उनके पीरियड्स के दिनों में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। उसको मौलिक अधिकार के उल्लंघन के तहत उस चीज को बदल दिया गया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक बोलने पर उनको तलाक मिल जाता था। तो इस प्रकार से धर्म ने भी काफी बार महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। यह चीज भी हमें देखने को मिलती है। भारतीय समाज में यदि कोई स्त्री दलित है और गरीब भी है तो उसकी चुनौतियां श्रमण व अमीर स्त्रियों से अलग होती है। क्यों भाई, आपके सामने अच्छा उनको खान पान मिलता है, समाज में उच्च कुल से आते हैं तो हर कोई भाई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, काफी अंतर होता है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें। परिवार, महिलाएं व अन्य संस्थानों में लैंगिक पहचान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात कीजिए। लैंगिक पहचान क्या होती है? जेंडर आइडेंटिटी का निर्माण निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया व समाज के विभिन्न संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जो जेंडर आइडेंटिटी होती है कोई भी व्यक्ति की, वो कैसे होती है? बहुत लंबे समय तक आपके सामने समाज में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उसके आधार पे आप एक स्त्री हो एक पुरुष हो उसकी पहचान होती है। परिवार की बात करें, परिवार का पहला स्थान होता है जहां पे बच्चे को लड़का या लड़की होने का बोध कराया जाता है कि आप भाई बचपन में 2-3 साल के थे तब तो नहीं पता था, लेकिन आप 5-6 साल के हो तब आपको महसूस होने लगे कि लड़का या लड़की हो। कैसे हुआ? वही चीज, खिलौना और कपड़े। लड़कों को अक्सर साहस और तकनीक से जुड़े हुए खिलौने मिले। मतलब लड़कों को कैसे खिलौने दिए जाते थे? साहस, उनको यह महसूस कराया जाता था कि आपको घर से बाहर जाना, आपको कमाना, आपको मजबूत होना है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। लड़की को अक्सर गुड़िया, रसोई के सेट, इन सब चीजों को देखने को मिलता था। कपड़े, महिलाओं को गुलाबी और पुरुषों को आपके सामने नीले कपड़ों में देखा जाता है। श्रम विभाजन की बात करें, घर में माँ को घर का काम और पिता को बाहर का काम देखने के लिए जेंडर की भूमिकाओं को स्वाभाविक बना देता है। बार बार ये बताया जाता है समाज में कि भाई आपको तो घर संभालना है, शादी करके दूसरे घर जाना है। इस प्रकार की चीजें आपको क्या बना देते हैं? स्त्री व पुरुष में बोध करवाया जाता है। लड़कों को अक्सर रोने से रोका जाता है कि भाई तुम पुरुष हो, तुम रो नहीं सकते हो। इस प्रकार की चीजें स्त्री और पुरुष में अंतर करती है। विद्यालय की बात करें, विद्यालय अनौपचारिक रूप से जेंडर पहचान को पुख्ता करता है। उस जो महिला व स्त्री होने की जो पहचान होती है उसको और पुख्ता कौन करता है? विद्यालय, स्कूल। शिक्षकों का व्यवहार, अक्सर शिक्षकों द्वारा लड़की को गणित व विज्ञान में लड़कों को गणित और विज्ञान और लड़कियों को कला और गृह विज्ञान में प्रोत्साहित किया जाता है। लड़कों को क्या कहा जाता है कि भाई तुम्हारे गणित तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, साइंस तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए, विज्ञान। लड़कियों को कहा जाता है तुम्हारी कला व गृह विज्ञान जैसे विषय है वो मजबूत होने चाहिए। क्यों? गृह विज्ञान भाई घर के काम से संबंधित होता है, आपका रसोई घर से संबंधित। कला आर्ट्स होती है, उसमें भी आपके सामने लगभग आपके सामने सामाजिकता की बात होती है। खेल में मैदान, खेल के मैदान में लड़कों का वर्चस्व लड़कियों के लिए सीमित स्थान देखने को मिलता था। भाई पहले क्या होता था? लड़कियों को खेलने के मौके नहीं दिए जाते थे, घर से बाहर जाने के मौके नहीं थे, तो खेल के मैदान तक तो जाने कौन देगा? तो लड़कियों को ना तो बाहर जाने का मौका मिलता था, ना आपके सामने जो लड़कियां हैं, जो लड़के, उनके साथ खेलने का मौका मिलता था। क्यों? खेल के मैदान में अक्सर लड़के होते थे और लड़कियों को वहां जाने का मौका नहीं मिलता था, तो इसीलिए खेल के मैदान में अक्सर लड़कों का ही वर्चस्व देखने को मिलता था। अन्य संस्थान, मीडिया व कार्यस्थल। मीडिया, विज्ञापन और फिल्मों के माध्यम से स्त्री और पुरुष को रूढ़िवादी छवि को भी पेश किया गया। फिल्मों और आपके सामने विज्ञापनों में भी यही दिखाया गया कि भाई स्त्री के ये काम होते हैं, पुरुष के ये काम होते हैं, उनकी रूढ़िवादी सोच है उसी को दिखाया गया। कार्यस्थल पर पिंक कॉलर जॉब होती है। पिंक कॉलर जॉब क्या होती है? जो महिलाएं करती हैं, जैसे नर्सिंग हो गई, शिक्षण हो गया और
महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ब्लू कलर जॉब, जैसे इंजीनियरिंग में आपके सामने इंजीनियरिंग हो गई, आज भी देख लो डॉक्टर का अक्सर लड़कियां के लिए बात की जाती है, लड़का होगा तो इंजीनियरिंग में जाएगा, है जेंडर वाइसनेस। भारत में बालिकाओं की शिक्षा में असमानता, पहुंच, प्रतिधारक और बहिष्कार की विवेचना कीजिए। भारत में बालिकाओं की शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि पहुंच, प्रतिधारण, रिटेंशन और बहिष्कार की चुनौतियों से भी घिरी हुई है। महिलाओं को यही नहीं है कि सिर्फ आपके सामने स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बल्कि उनको स्कूल तक पहुंचने तक के लिए जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, काफी बार उनको पढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं, ये भी काफी बड़ी चुनौतियां हैं महिलाओं के सामने शिक्षा से जुड़ी हुई। पहला होता है एक्सेस की समस्या। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी लड़कियों को शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा थी। क्या थी? पहले तो गांव में स्कूल इतनी इतनी दूर होते हैं, पर अक्सर पहले क्या पैदल जाना पड़ता था, आजकल तो स्कूल बस वगैरह की आपके सामने सुविधाएं हो गई है। पहले क्या लड़कियों को पैदल जाना पड़ता था दूर दराज स्कूल में, एक एक दो आपके सामने 2-3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर स्कूल हुआ करती थी। कभी अपनी मदर से पूछना, वो आपको बता देंगे। इसलिए महिलाओं को छोटी कक्षाओं में स्कूल में नहीं भेजा जाता था, वहीं से उनको निकाल लिया जाता था। उनकी सुरक्षा की चिंता, परिवहन के साधन नहीं मिलते थे का भाव माता पिता के लड़कियों को स्कूल में भेजने से रोकता था। तो भाई स्कूल में शिक्षा इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि बहुत ज्यादा दूर दूर है वो स्कूल वगैरह हुआ करते थे। प्रतिधारण की बात करें, प्राथमिक स्तर पर नामांकन तो अधिक होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पहुंचते पहुंचते लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। अक्सर यही देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे क्या होता है, आपके सामने एलकेजी यूकेजी में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो लड़कियां जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो 8th पास होती हैं उनके स्कूल छूट जाते हैं। स्कूलों में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका आपके सामने जो ड्रॉप आउट है, स्कूल छोड़ने की दर है, वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? स्कूलों में शौचालय अलग नहीं होता है, लड़के भी उसी शौचालय में जा रहे हैं, लड़कियां भी उसी शौचालय में जा रही है। बहुत बड़ी समस्या है। आज भी भारत की कम से कम 30-40% ऐसी स्कूल है जहां पर ये प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, आपके सामने जो मासिक धर्म की जो उसके लिए जो व्यवस्था है, उन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। लोगों को समझ नहीं है इन सब चीजों के बारे में। घरेलू काम का बहुत, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, काफी बार क्या होता है भाई, घर का काम महिला है भाई, कोई गरीब घर की लड़की है, उसकी माता जगह कमाने जा रही है, तो घर में अगर 2 बच्चे हैं तो उनको कौन देखभाल करेगी? लड़की करेगी। तो उसको घर के काम की वजह से भी स्कूल वगैरह में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। बहिष्करण, गरीबी और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए SC ST व अल्पसंख्यकों की लड़कियों का दोहरा बहिष्कार होता है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार अक्सर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। भाई अक्सर ये कह देते हैं कि आपके सामने कि भाई ये बच्चे हैं, हमारे घर में लड़का पढ़ लेगा, भाई इतने पैसे नहीं है, हम तुम्हें शिक्षा कैसे दे पाएंगे, तो लड़का पढ़ लेगा, यही घर चलाएगा, तुम अपने घर का काम करो, बच्चों को संभालो। तो जो आपके सामने जो सामाजिक वर्ग से जो पिछड़े वर्ग है, उनमें इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति, समस्याओं और सरकारी प्रयासों के बारे में बात कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ नाते महिला बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष चुनौतियां और संभावनाओं का सामना कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो इससे क्या होता है, वहां पर आपके सामने महिलाओं शिक्षा से संबंधित बहुत सी चुनौतियां हैं, संभावनाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने जनसंख्या अधिक है, तो गरीब अमीर लोग देखने को मिलते हैं। गरीब लोग अक्सर अपने महिलाओं को शिक्षा करने के लिए नहीं भेजते हैं, तो इस प्रकार की काफी चुनौतियां हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें, विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है। अगर इन कुछ सालों की बात करें तो महिला शिक्षा में आपके सामने काफी वृद्धि देखने को मिली है इन दिनों में। कहां? उत्तर प्रदेश में। लेकिन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आज भी बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर आज भी क्या होता है, आपके सामने महिलाओं को शिक्षा को इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। श्रावस्ती व बहराइच जैसे जिले में महिलाओं की साक्षरता अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है। मतलब कुछ जिले हैं, बहराइच और श्रावस्ती जो जिला है, वहां पर महिलाओं की शिक्षा के मौके आज भी कम देखने को मिलते हैं, उनको आज भी पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। प्रमुख समस्याएं, सामाजिक रूढ़िवादिता, बाल विवाह की प्रथा, अभी भी कुछ क्षेत्रों में शिक्षा, मतलब जो छोटी बच्ची होती है उनको क्या कर दिया जाता है भाई, पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। इस प्रकार की जो समस्याएं वो आज भी देखने को मिलती हैं, जिससे पढ़ाई के बीच में छूट जाती है। जिससे क्या होती है, जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई होती है वो बीच में ही छुटवा ली जाती है।
आर्थिक कारण, गरीबी के कारण लड़कियों को शिक्षा के बजाय मजदूरी या घर के कामों में लगा दिया जाता है। क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के जो आर्थिक कारण होते हैं, इस वजह से क्या होता है, गरीबी के कारण क्या होता है, लड़कियों को शिक्षा करने के लिए नहीं भेजा जाता है और घर के काम में लगा दिया जाता है। पहला कारण ये है। दूसरा, बाल शिक्षा, छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी तो शिक्षा का मौका कहां से मिलेगा भाई। सुरक्षा, स्कूल में जाने वाले होने पर छेड़खानी व असुरक्षा का भाव, काफी बार क्या महिलाओं के साथ शोषण देखने को मिलता है, छेड़खानी हो गई या और कोई इसी प्रकार के जो केस देखने को मिलते हैं, जिससे माता पिता को डर रहता है, इसलिए वो पढ़ने के लिए नहीं भेजते महिलाओं को। सरकारी प्रयास, उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की है। सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि भाई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। कई अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं वो शुरू की गई है। पहला है कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक पढ़ाई के लिए चरणबद्ध तरीके से सहायता प्रदान करना। भाई कोई बेटी का जन्म ले लिया, तब कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया, सरकारी स्कूल में लेगी तो, या प्राइवेट में भी देखने को मिलते हैं तो कुछ पैसे देगी, और ग्रेजुएशन तक वो आपके सामने कुछ ना कुछ छात्रवृत्ति के रूप में सरकार मदद करती है कन्या सुमंगला योजना के तहत। मिशन शक्ति योजना, छात्राओं और सुरक्षा और आत्मनिर्भर के प्रति जागरूक करना, मतलब महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनको खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिशन शक्ति योजना लॉन्च की गई, जिससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको आत्मनिर्भरता होने की महसूस किया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और वंचित वर्गों के लिए लड़कियों के लिए किया जाता है आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। क्या, ऐसे घर जहां पर लड़कियां होती हैं जिनको स्कूल भी मिले और स्कूल में आवास भी देखने को मिले, हॉस्टल भी प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि अगर दूर स्कूलों में अगर महिलाओं को जाना पड़ रहा है, लड़कियों को जाना पड़ रहा है, तो वहीं पर वो आपके सामने रह ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इस राष्ट्रीय अभियान के तहत राज्यों के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करें, भारतीय समाज में स्त्रियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की समस्या का विश्लेषण कीजिए तथा इसके निवारण व विधिक व सामाजिक उपयोगों के बारे में बताइए। तो भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की समस्या है, उसके बारे में बताना है। कैसी कैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, सामाजिक रूप से हम कैसे बदलाव ला सकते हैं और कानूनी रूप से हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। भारतीय समाज में स्त्रियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न एक गंभीर व मानव अधिकार उल्लंघन है। क्या है, भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। शारीरिक हिंसा नहीं बल्कि सत्ता व नियंत्रण का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। सिर्फ शारीरिक रूप से मारपीट करना ही यौन शोषण ही नहीं, बल्कि घर में भैया आपके सामने महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितना पुरुषों को दी जाती है। यह भी एक प्रकार से क्या है, आपके सामने भाई भेदभाव ही है। समस्याओं के विश्लेषण की बात करें, यौन उत्पीड़न अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर, यहाँ तक कि घरों के भीतर भी व्याप्त होता है। काफी बार महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का होता है, काम करने जाती हैं वहां पर भी देखने को मिलता है। कार्यस्थल, जहां पर आपके सामने भाई सार्वजनिक स्थल, जो अलग अलग प्रकार के जो घर होते हैं, काम करने जा रही है वहां पर, अगर कोई पब्लिक जगह पर, पब्लिक बस में जा रही है, कोई आपके सामने कहीं पर बाहर पढ़ने के लिए जा रही है, वहां पर उनके साथ भेदभाव होता है और काफी बार घर में भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। इसके पीछे पितृसत्तात्मक मानसिकता व आपके सामने कानूनी डर का अभाव प्रमुख होता है। मतलब क्या होता है भाई, लोगों के अंदर ये सोचा कि भाई स्त्री किसको कहेगी, कुछ नहीं कर सकता, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये फिर या फिर कानून के जो नियम कायदे उसके प्रति लोगों का बिल्कुल ना तो जागरूकता है ना लोगों को इस बारे में ज्ञान है। कार्यस्थल पे उत्पीड़न POSH में महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता व कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है। कार्यस्थल पे अगर महिलाओं को उत्पीड़न होता है तो वो क्या करते हैं, POSH के तहत आपके सामने आर्थिक, मतलब महिलाओं को उतना पैसा भी नहीं दिया जाता है और उनको यौन उत्पीड़न के रूप में उत्पीड़न भी किया जाता है। ये समस्या है। निवारण क्या कर सकते हैं, पहला कानूनी रूप से निवारण, विशाखा गाइडलाइन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु मील का पत्थर। मतलब काफी बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के, जो महिलाएं जिस कार्यस्थल पे काम करती हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न होता है तो वो विशाखा गाइडलाइन के तहत क्या कर सकते हैं भाई, आपके सामने अपना विरोध प्रदर्शन या कानूनी रूप से विरोध दर्शा सकते हैं या आपके सामने न्याय मांग सकते हैं। POSH अधिनियम 2013, प्रत्येक संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति, मतलब एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो महिलाओं को किसी भी प्रकार के हो रहे भेदभाव को और उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को क्या कर सके, रजिस्टर कर सके,
आंतरिक शिकायत समिति होती है आईसीसी, जो क्या करती है भाई, अगर किसी भी महिला अगर उनको बताए उस समिति को, तो वो उनको समस्याओं को सुनेगी और उसका निवारण करने का प्रयास करेगी। निर्भया अधिनियम 2013, बलात्कार के कानूनों को कठोर बनाना और पीछा करना जैसे कृत्यों को अपराध करना। मतलब कोई भी अगर महिला का, अगर आप स्त्री का अगर आप पीछा कर रहे हो तो ये भी क्या आपके सामने एक प्रकार का अपराध है। और बलात्कार के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के जो आपके सामने कठोर अपराधों को अपराध की श्रेणी में डाला गया। सामाजिक उपाय, भाई सिर्फ कानूनी रूप से समाज को नहीं बदल सकते, आपको खुद की सोच में भी बदलाव होना जरूरी है, समाज में बदलाव होना भी जरूरी है। पहला पॉइंट है जेंडर संवेदिका, पुरुषों को और लड़कियों को महिलाओं के सम्मान के प्रति शिक्षित करना। मतलब लड़कों को आपके सामने लड़कियों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना, ये समझाना जरूरी है भाई आपके सामने कि एक महिला भी, वो भी एक, उनके अंदर भी आपके तरीके से शरीर होता है, वो भी आपकी जैसी ही होती है। सुरक्षित बुनियादी ढांचा, सड़कों को बेहतर बनाना, रोशनी करना, सीसीटीवी और प्रभावी पुलिस गश्त करना। अगर आप क्या करोगे, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, अगर कानून का आपके सामने क्या होगा, डर देखने को मिलेगा, तो लोग इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल भी अंजाम नहीं देंगे। तो क्या कर सकते हैं, सड़कों को पर बेहतर रोशनी करो ताकि इस प्रकार की गलत कार्य नहीं हो, सीसीटीवी लगाओ और पुलिस गश्त होना जरूरी है। मौन तोड़ना, पीड़िताएं लोक लाज के डर से क्या करती हैं, शिकायत नहीं दर्ज कर जाती हैं। समाज में आपके सामने उनकी बेइज्जती होना या समाज में उनका जो उनको लोग गलत नजर से देखेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, काफी बार जो जिनके साथ उत्पीड़न होता है वो किसी को बताती नहीं है, तो इस प्रकार की चीजों को लेकर भी शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करें, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। ये दोनों अधिनियम भारतीय महिलाओं की उनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मील के पत्थर हैं। चाहे आपके सामने पीसीपीएनडीटी अधिनियम हो गया, चाहे आपके सामने घरेलू शिक्षा अधिनियम हो गया। क्या है प्रमुख अधिनियम, यह कानून गर्भ धारण के पूर्व या बाद में लिंग चयन करना या लिंग परीक्षण पर रोक लगाता है। वे काफी बार लोग क्या करते हैं, सोनोग्राफी करके पता कर लेते हैं स्त्री बच्चा पेट में लड़का है लड़की है, और फिर क्या करवा देते हैं भाई आपके सामने उनको मार दिया जाता है। तो इसके लिए आपके सामने क्या कर दिया गया, पीसीपीएनडीटी अधिनियम लाएगा, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति लिंग चयन करता है या लिंग परीक्षण करता है पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत कड़े कानून लागू कर दिए जाते हैं। आनुवांशिक प्रयोगशालाओं का पंजीकरण अनिवार्य और उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। अगर कोई ऐसा काम करता है ना, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना जरूरी है, और आप गैर कानूनी रूप से इस प्रकार के कार्य करते हुए पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान भी होता है। प्रभावीशीलता, इसमें खुले तौर पे होने वाले लिंग परीक्षण को रोका जाता है। क्या होता है, अगर आप खुले तौर पे स्त्री और पुरुष का जो परीक्षण होता है उस पर रोक लगाई जाती है, लेकिन अवैध रूप से भ्रूण हत्या अभी भी चुनौती है। लेकिन आप काफी बार क्या लोग भाई इलीगली इस प्रकार के काम करते हैं अभी भी, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने इस प्रकार का क्या है, इन सब विचारधाराओं को तोड़ने का काम तो किया है, महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने का काम तो किया है। सरकार प्रयास कर रही है, आपको भी अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। अगले वाला अधिनियम घरेलू शिक्षा अधिनियम का संरक्षण अधिनियम 2005। प्रमुख विशेषताएं, यह कानून पहली बार घरेलू शिक्षा की व्यापक परिभाषा देता है। क्या कहता है कि कोई भी महिला है उसके खिलाफ आपके सामने घरेलू शिक्षा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो क्या है घरेलू हिंसा, उसकी पूरी परिभाषा दी गई। किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आपको कहे भाई तुम्हारे पिताजी ने दहेज नहीं दिया, ये बात अगर आप बोल रहे हो तो मानसिक रूप से उसको परेशान किया जा रहा है, ये भी घरेलू हिंसा है। आर्थिक रूप से पैसे नहीं दे रहे हो उसको, यौन शोषण कर रहे हो, तो इस प्रकार की चीजें घरेलू हिंसा में आती है। यह साझा घर में रहने का अधिकार तुरंत राहत हेतु संरक्षण अधिकारों की नियुक्ति पर प्रावधान करता है कि भाई एक घर पे आपके सामने रही, इस प्रकार के अधिकारों पर जोर देने का काम करता है। तो बच्चों यह था आपका पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।